तो देखो नेक्स्ट जो हमें चीज़ देखनी है कि ये ई नॉट सेल क्या है। तो अगर आपको ईएमएफ निकालना है कि नेट आउटपुट कितना आता है आपका सेल से, कितना वो वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है मैक्सिमम, उसको हम कैसे निकालें। बट ये नॉट क्या है, तो देखो ई नॉट सेल, अगर आप कभी भी नॉट लगा दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 बार प्रेशर, 1 एम कंसनट्रेशन, कैपिटल एम का मतलब होता है 1 मोलर कंसनट्रेशन, एंड आपका टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। तब आपका जो ईएमएफ आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलेंगे। इसको निकालने का तरीका भी बाकी ईएमएफ जैसा ही है, कैथोड माइनस एनोड, और जो आपको वैल्यू रखनी है वो हमेशा किस फॉर्म में रखनी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यूज़ का एक प्रॉपर टेबल बना हुआ है आपकी बुक में, और अगर एग्ज़ाम में आती है तो ये वैल्यूज़ आपको मैंशनड होंगी। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो वैल्यूज़ आपने कहा कि गिवन होगी, उसको साइंटिस्ट ने बुक के अंदर कैसे निकाला। तो उन्होंने किसके हेल्प से निकाला, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकाला है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम शी बोलते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो सबसे पहले एक बीकर ले रखा है, बीकर के अंदर एक ट्यूब ले रखी है, उस ट्यूब में एक होल है जहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस को डाला जा रहा है। कितने प्रेशर पे, 1 बार प्रेशर पे डाला जा रहा है। उसके अंदर आप देख सकते हो एक प्लैटिनम की रॉड डाली हुई है मैंने, और यहाँ पर जो बाकी भरा हुआ है यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन ले रखा है किसी भी एसिड का, और उसकी कंसनट्रेशन कंपल्सरीली कितनी होनी चाहिए, 1 एम होनी चाहिए, क्योंकि इसके वर्ड में क्या लगा हुआ है, स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में आपकी कंसनट्रेशन 1 एम होती है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर कितना होता है, 1 बार। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की खासियत क्या है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे सेल लिख दिया मैंने गलती से, आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखोगे वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। मतलब हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होती है, बट कौन सी कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। अगली बात आती है कि इसके अंदर रिएक्शन क्या होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे। तो अब वो रिएक्शन क्या है, अगर अगर आप इसको एनोड पे यूज़ करते हो तो अलग रिएक्शन होगी, कैथोड पे यूज़ करते हो तो अलग रिएक्शन होगी। लेकिन बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो अगर कैथोड पे यूज़ करते हो तो कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन करके क्या बना देगा आपका, हाफ H2 का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप क्लोजली देखोगे तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्या बना दे रहा है, हाफ H2 गैस बना दे रहा है। H प्लस कहाँ पर है, इस सॉल्यूशन में है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका हाफ H2 का फॉर्मेशन कर दे रहा है। अगर आप इसको कभी एनोड पे रखना चाहोगे तो एनोड पे क्या होगा, जस्ट रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि एनोड पे क्या होता है आपका हमेशा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने एनोड वाली रिएक्शन को स्पेसिफाई करा है। अब मेन बात है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें शी को, तो वो आता है आपको इसको रिप्रेजेंट करते टाइम लिखना कहाँ पर है। तो अगर आपको एनोड पे लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे Pt, क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम की वायर यूज़ हुई है, और ये वायर कौन से फॉर्म के होते हैं, सॉलिड, तो आपने सॉलिड लिख दिया। फिर अगर आपको एनोड पे यूज़ करना है, एनोड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, आपका H2 से H प्लस बनना आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अभी मैंने दिखाया भी था आपको इसी के पहले कि देखो ये 0 से प्लस में चला गया, 0 से प्लस में चला गया मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो अगर आप इसको कभी भी यूज़ करना चाहते हो एनोड पे तो आप ये लिखोगे, अगर आप इसको कभी कैथोड पे यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, Pt सॉलिड, फिर आ जाएगा आपका H प्लस, और फिर आ जाएगा आपका H2। तो ये याद रखना है कि आप जब भी सेल को रिप्रेजेंट करते हो तो इन बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया आपका जब आपको इसको एनोड पे यूज़ करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा तब जब आपको इसको कैथोड पे यूज़ करना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे यूज़ करा गया बाकी वो वैल्यूज़ निकालने के लिए जो कि आपके बुक में मैंशनड है। तो देखो लिखा है मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला गया। तो मैंने क्या करा, हमने देखा था ना कि हमारा जो डेनियल सेल था उसमें एक तरफ आपका एनोड एक तरफ आपका कैथोड था। तो मैंने स्मार्टली मूव करते हुए यहाँ पे क्या करा, एक तरफ मैंने लगा दिया शी,
जो हमारा ये शी था इसको लगा दिया, यहाँ पे ये रहा मेरा सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया आपका, जिसका मुझे निकालना है, जैसे कि मुझे अगर कॉपर का निकालना है तो मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया। बाकी मैंने इनको क्या कर दिया आपका, कनेक्ट कर दिया वायर से, और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। अब होगा क्या, इनके अंदर रिएक्शन होगी, रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी की हमेशा क्या होगी, कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज आया होगा उसको हमने बोला ई सेल। वो तो दोनों की हेल्प से आया होगा, इसकी हेल्प से भी, इसकी हेल्प से, क्योंकि सेल में तो दोनों के दोनों है। तो ई सेल की वैल्यू कितनी आई, हमने क्या देखा, कॉपर के केस में 0.34 आई। मतलब जब हमने एक्सपेरिमेंट करा था तो हमने देखा, साइंटिस्ट ने उनको देखा होगा, कितनी वैल्यू आई, 0.34 वोल्ट आई। अब मैंने बोला यहाँ पर आप क्या लगाओगे, तो आपने बोला कैथोड माइनस एनोड। मुझे कैसे पता है कैथोड है, क्योंकि वी नो दैट LOAN, लोन। लोन का मतलब लेफ़्ट ऑक्सीडेशन एनोड, मतलब ये लेफ़्ट में है तो ये आपका ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, और ये क्या है तुम्हारा, एनोड है। और ये राइट में है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ योर कैथोड। तो अब हमने बेसिकली क्या करा, हमें फॉर्मूला पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे तो आपका कॉपर है, तो देखो मैंने कॉपर को कैसे लिखा है, Cu2+ से Cu। हमेशा ये जो वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में लिखोगे, इट शुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। कोई भी इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में पुट नहीं करेगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल में होने की खासियत कैसे है, एक बार देख लो आप लोग। तो रिडक्शन पोटेंशियल में अगर आपको खासियत देखना, तो एक चीज़ याद रखना है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कैसे होगा, आपका पॉजिटिव से न्यूट्रल के फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब आपका कोई भी एलिमेंट ए है, वो पॉजिटिव से अगर न्यूट्रल की तरफ जा रहा होगा तो ये क्या होगा आपका, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ जाने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन्स के गेन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा पॉजिटिव से न्यूट्रल के फॉर्म में होगा। अब अगली चीज़ क्या है कि आपका जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट में क्या था, अभी हमने जब सेल बनाया था तो लेफ़्ट में हमारा शी था। आप देख सकते हो स्लाइड को पीछे करके, मैं एक और बना देता हूँ कि लेफ़्ट में आपका शी प्रेजेंट था, और राइट में आपका क्या कनेक्टेड था, आपके कॉपर के वायर कनेक्टेड थी। फॉर्मूला तो हमारा कैथोड माइनस एनोड था। अब कैथोड पे जो वैल्यू है वो किसकी है, कॉपर की, मैंने लिख दिया। बट जो एनोड पे वैल्यू है, जो लेफ्ट में वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि अभी हम देख कर आए हैं कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी आएगी, 0। मतलब पूरे सेल से जो आपका वोल्टेज आया वो सिर्फ किसकी वैल्यू दे रहा था, कॉपर की वैल्यू दे रहा था। तो आपने इसके हिसाब से किसकी वैल्यू निकाल ली कि कॉपर की वैल्यू कितनी होती है, 0.34। किस चीज़ की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि अगर आप कभी भी आप कॉपर को यूज़ करोगे स्टैंडर्ड कंडीशन में तो वो इतनी पावर जनरेट कर सकता है। अब किसी ने बोला कि चलो आपने इसकी निकाल दी, अब एक बार मेरे को जिंक की निकाल के देखो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आपके जिंक को पुट कर दिया आपके हाइड्रोजन के साथ, शी के साथ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो रीडिंग आएगी, अब मान लो ये आपकी जिंक की रॉड है, तो जो रीडिंग आएगी वो दोनों की हेल्प से आएगी, क्योंकि सेल तो कब वर्क करता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग आएगी उसके अंदर सिर्फ जिंक का ही तो पार्ट होगा, क्योंकि शी तो अपना कितना देता है, पार्ट 0 देता है। तो आपकी इस हिसाब से किसकी वैल्यू हो जाएगी, जिंक की। अगर आपको और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करते जाओ और धीरे धीरे आ जाएंगे। ये तो हमने बस तरीका सीख लिया उस चीज़ का जो आपको बुक में दे रखा है। तो वो टेबल जो है रैंडम नहीं है, जबकि एक्सपेरिमेंटली आपके जितने भी साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने करके निकाला हुआ है। तो अब देखो, हमने अभी 2 की वैल्यू निकाल ली है, कॉपर की और जिंक की। हमने शुरुआत में देखा था हमारा जो पहला सेल था डेनियल सेल, उसके अंदर हमने वैल्यू तो नहीं निकाली थी, लेकिन अगर मुझे जिंक की वैल्यू भी पता लग चुकी है और कॉपर की वैल्यू पता लग चुकी है, तो अब मैं उस सेल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, मुझे पता है ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट माइनस लेफ्ट, या इसको आप कैथोड माइनस एनोड भी कह सकते हो। तो आपके राइट में क्या है, 0.34, अभी आपने पीछे निकाला था। 0.34 किसकी वैल्यू है आपकी, कॉपर में, क्योंकि राइट में, देख लेना आप पीछे स्लाइड के अंदर। फिर आपका लेफ्ट में क्या था, -0.06, तो आपको उसको माइनस में पुट करना है। माइनस सोच के उसको पॉजिटिव मत पुट कर देना, अगर वो माइनस में है तो माइनस में आप पुट करो, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपका आंसर कितना आ गया,
1.1 वोल्ट आ गया। मतलब अगर आपका स्टैंडर्ड डेनियल सेल होगा तो कितनी पावर आउटपुट निकालेगा, 1.1 वोल्ट की। अब देखो यहाँ पर मैंने छोटा सा सीरीज़ बना रखा है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, आपको ताकि वैल्यूज़ के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए। पूरी सीरीज़ किसी को याद नहीं करनी है, दैट इज़ नॉट फॉर स्किल। एग्जामिनेशन में लिखा आएगा आपको उसकी वैल्यूज़। तो आप अगर देखोगे, आप अपना बुक में देखना सबके सब कि जो टेबल बना हुआ है बहुत ही बड़ा सा है, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे तो जो मेटल्स हैं, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, इन सब की वैल्यू कैसी थी आपकी, नेगेटिव में थी। वन एग्जांपल देख सकते हो, जिंक की वैल्यू कितनी है, -0.76 आ रखी है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है कि जो इतने मेटल्स हैं उनकी वैल्यू जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की होती है वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट नेगेटिव रहती है। ये याद रखना है आपको। अगली बात, जितने भी नॉन मेटल होते हैं या ऐसे मेटल्स जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, उनकी वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि शी जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। देखो लिखा भी हुआ, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब देखो 4-5 बातें मैं बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। पहली बात, अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव में है तो इसका मतलब है वो चीज़ क्या बनेगी, एनोड बनेगी। और क्या याद रखना है, अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो डेट इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू की उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये वाली बात याद रखनी है आपको। अगली बात, अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि जो भी आपकी चीज़ है वो है क्या, आपकी कैथोड। ठीक है। और दूसरी बात, दैट इज़ अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो मैं प्रूफ करता हूँ इन 2 बातों को। ये जो बेटर वगैरह लिखा है मैंने, देखो नेगेटिव वैल्यू एनोड की होती है, मैंने आपको बता दिया। और एनोड पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। और जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है वो एक्चुअल में क्या होती है आपकी, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसे आप याद रखोगे। सिमिलरली यहाँ पर कैथोड में आपका क्या होता है, रिडक्शन। और जिस चीज़ों में रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं तुम्हारे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बट कौन सी वैल्यूज़ को देखना है नेगेटिव और पॉजिटिव में, यू हैव टू ओनली सी स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको आप स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल, मतलब ये जो वैल्यूज़ आई हैं वो सिर्फ किसकी थी, आपकी रिडक्शनल पोटेंशियल की थी। कोई भी कोशिश करेगा आपका इसके बाद स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को पुट करने के लिए, और लेकिन वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हमेशा किस में होंगी, आपकी रिडक्शन के फॉर्म में होगी। नो एनी वैल्यू वुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर मान लो आपको दे दी जाती है तो क्या करेंगे, अभी अगली स्लाइड में हम उसको देखते हैं।